नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज के वीडियो में, जिसके अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे स्टेट गवर्नमेंट्स इन इंडिया, भारत में राज्य सरकारों के ऊपर। हमने पिछले वीडियो में भारत में जो केंद्र सरकार है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स वगैरह के बारे में डिस्कशन किया था। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है भारत में स्टेट गवर्नमेंट्स। स्टेट गवर्नमेंट भी जो है वो सेंटर की तरह हमारे देश में सरकार बनती है, क्योंकि हमारे देश में फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि सरकार सेंटर के लेवल पर भी है और स्टेट के लेवल पर भी है। जो देश आकार में, साइज में ज्यादातर बड़े हैं, उन कंट्रीज के अंदर, उन देशों के अंदर हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर होता है। मतलब दुनिया में फेडरल स्ट्रक्चर होता है। जैसे कनाडा बहुत बड़ा है तो वहां पर भी स्टेट्स में डिवाइडेड है, तो वहां पर फेडरल स्ट्रक्चर है। यूएस, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी कंट्रीज फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर आती हैं। भारत भी उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करता है और इसीलिए भारत में स्टेट गवर्नमेंट भी अलग से बनी हुई है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो स्टेट्स की गवर्नमेंट को अलग से रिकॉग्नाइज करता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ उसके अंदर भी सरकार बनाने का अधिकार स्टेट्स को देता है। तो आइए हम लोग स्टेट लेजिस्लेचर और स्टेट एग्जीक्यूटिव को आज के इस लेक्चर में ध्यान से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस। तो हमारा टॉपिक है स्टेट गवर्नमेंट्स इन इंडिया। तो सबसे पहली चीज जो हम लोगों ने डिस्कस करनी है, जैसे हमने सेंटर में भी डिस्कस की थी, स्टेट एग्जीक्यूटिव। तो स्टेट एग्जीक्यूटिव में सबसे पहली पोजीशन, जो सबसे पहला व्यक्ति, जो सबसे पहली पोस्ट हमारे सामने है, जो सबसे पहला ऑफिशियल हमारे सामने है, वो है द गवर्नर। गवर्नर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट माने जाते हैं। एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट जो है वो गवर्नर को माना जाता है। सबसे बड़ी उच्च अधिकारी जो है वो गवर्नर है। कौन अपॉइंट करता है उन्हें? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हमारे किसी भी स्टेट के गवर्नर को नियुक्त किया जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का क्या मतलब है कि कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। क्योंकि हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि प्रेसिडेंट की असल में तो कोई पावर है ही नहीं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक रबर स्टैंप की तरह है। वो वही काम करते हैं जो उनको सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो उनको काम करने के लिए बोलते हैं, वही काम करते हैं। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि गवर्नर एक्चुअली में कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसीलिए गवर्नमेंट को क्या माना जाता है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द स्टेट। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। उनका जो टर्म होता है वो नॉर्मली 5 इयर्स का होता है, लेकिन हमारे देश के अंदर क्या प्रोविजन है? वो तब तक काम करते हैं जब तक कि प्रेसिडेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है। तो ही एक्ट्स एज ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जब तक चाहेंगे तो गवर्नर साहब तब तक, महामहिम बुलाया जाता है गवर्नर साहब को, तो गवर्नर साहब तब तक उस स्टेट के गवर्नर बने रहेंगे। एक व्यक्ति, 1 पर्सन कैन एक्ट एज गवर्नर फॉर मोर देन 1 स्टेट। एक स्टेट से ज्यादा के गवर्नर हो सकते हैं। और गवर्नर की अगर एलिजिबिलिटी की बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तो उनकी एज 35 प्लस होनी चाहिए, वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, वो किसी भी स्टेट लेजिस्लेटिव या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान सभा या विधान परिषद के मेंबर नहीं होने चाहिए। शुडंट बी अ मेंबर ऑफ ईदर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। और उन्होंने कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी ज्वाइन नहीं किया होना चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी होती है हमारे देश में गवर्नर की। क्या काम होते हैं? नॉर्मली जो प्रेसिडेंट के काम यूनियन गवर्नमेंट को लेकर होते हैं, ज्यादातर वही काम गवर्नर के जो हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होते हैं। सारे एग्जीक्यूटिव एक्शन जो है स्टेट के गवर्नर के नाम पर किए जाते हैं। गवर्नर चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं और बाकी के मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करते हैं। हालांकि चीफ मिनिस्टर कौन बनता है? जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलती हैं उस पार्टी का जो अध्यक्ष होता है उसको चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। लेकिन उसको बुलाने की, उसको बनाने की जो जिम्मेदारी है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बनाने की जो जिम्मेदारी है वो गवर्नर के ऊपर आती है। इसी प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट के वकील को, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का वकील अटॉर्नी जनरल, वैसे स्टेट गवर्नमेंट का वकील एडवोकेट जनरल का अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट के लोगों से पूछकर एडवोकेट जनरल का अपॉइंटमेंट भी
गवर्नर साहब करते हैं। और मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर्स होते हैं, जैसे सेंटर में यूपीएससी है वैसे स्टेट में एसपीएससी है, तो एसपीएससी के मेंबर्स का चयन भी जो है वो गवर्नर साहब करते हैं। और लास्ट में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कोलिजियम सिस्टम से होता है, लेकिन हाई कोर्ट से जो नीचे वाली लोअर कोर्ट्स हैं उनके अंदर जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो गवर्नर साहब करते हैं। लोअर जुडिशरी के जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो गवर्नर साहब गवर्नमेंट से पूछकर और डिस्कशन करके करते हैं। गवर्नर साहब जो हैं वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं। जैसे प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, वैसे ही गवर्नर जो है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं अगर उन्हें ऐसा लगता है कि इसकी जरूरत है। और इस बेसिस पर वो कभी ना कभी ऐसा भी होता है कि वो आर्टिकल 356 भी रेकमेंड कर सकते हैं प्रेसिडेंट को। अगर किसी स्टेट में आर्टिकल 356 का क्या मतलब है? स्टेट इमरजेंसी। आर्टिकल 356 को हम बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी। तो स्टेट इमरजेंसी अगर किसी स्टेट में लगाने की जरूरत है तो ये काम गवर्नर साहब जो है वो प्रेसिडेंट को रेकमेंड करके करवा सकते हैं। फिर उसके बाद गवर्नर की एक बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी होती है कि वो बिल्स को असेंट करते हैं। बिल्स तब तक लॉ नहीं बनता, स्टेट गवर्नमेंट का बिल चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से पास हो जाए लेकिन तब तक कानून नहीं बनेगा जब तक कि गवर्नर उसको अप्रूवल नहीं देते। तो गवर्नर साहब जो है वो बिल्स को असेंट करते हैं या फिर उनको प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए भी रख देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग एक चीज समझते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास 3 तरह की वीटो पावर्स होती है, एब्सोलूट वीटो पावर, सस्पेंसिव वीटो पावर और पॉकेट वीटो पावर। ये 3 पावर जो है ये प्रेसिडेंट के पास होती हैं। एब्सोलूट वीटो यानी कि वो कोई स्पेसिफिक बिल्स ऐसे होते हैं जिनको वो स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर सकते हैं कि भाई ये बिल मैं अप्रूव नहीं करूंगा और ये बिल जो है लॉ नहीं बनेगा, मना करने की ताकत। सस्पेंसिव वीटो जिसमें प्रेसिडेंट साहब लोकसभा को या स्टेट जो पार्लियामेंट है उसको ये बोलते हैं कि ये बिल के ऊपर आपको रिकंसीडर करना चाहिए। दोबारा अगर वो बिल पार्लियामेंट पास करके भेजता है तो प्रेसिडेंट को वो पास करना होता है, लेकिन एक बार उस बिल को रिटर्न करने की पावर जो है प्रेसिडेंट के पास रहती है, उसको बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो। और तीसरा है पार्लियामेंट ने अगर कोई बिल पास किया और प्रेसिडेंट उसको इनकार नहीं करते और ना ही पास करते हैं, अपने टेबल में डाल के रख लेते हैं, अपने ड्रॉर में डाल के रख लेते हैं, अपनी जेब में डाल के रख लेते हैं और वो बिल जो है वो लैप्स हो जाता है, तो वो बिल तब भी पास नहीं होता। 3 तरह के वीटो पावर्स प्रेसिडेंट के पास होते हैं। यही तीनों वीटो पावर्स जो हैं स्पेसिफिक बिल्स के मामले में, सब बिल्स के मामले में नहीं, कुछ एक बिलों के मामले में यही पावर्स गवर्नर के पास भी होती हैं। लेकिन गवर्नर के पास इनके अलावा एक वीटो और भी है जो आर्टिकल 200 के अंदर दे रखा है। वो वीटो क्या है? वो वीटो है कि गवर्नर एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव और पॉकेट के अलावा एक काम और कर सकता है, और वो ये कि वो किसी बिल को जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया है उस बिल को प्रेसिडेंट के असेंट के लिए रख सकता है। उस बिल को वो क्या कर सकता है? वो ये कह सकता है कि प्रेसिडेंट साहब ही इसको असेंट करेंगे, इसको अप्रूव करेंगे। तो प्रेसिडेंट के असेंट के लिए, अप्रूवल के लिए वो उसको अलग से रख सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बिल्स के मामले में गवर्नर की पावर जो है वो प्रेसिडेंट साहब से भी ज्यादा हम लोग कह सकते हैं, कानूनन तौर पर ये पावर उनसे ज्यादा है। इसके अलावा बहुत सारी डिस्क्रिशनरी पावर्स भी होती हैं गवर्नर के पास। फॉर एग्जांपल अगर हंग असेंबली हो जाए, अगर असेंबली में किसी भी एक पार्टी को पूरी मेजॉरिटी ना मिले तो ऐसे में चीफ मिनिस्टर किसको बनाया जाना है, इसके बारे में डिसीजन जो है वो गवर्नर साहब ले सकते हैं। फिर उसके बाद आपने देखा है कि पार्लियामेंट कब लगेगी, कब एडजर्न होगी, कब प्रोरोग होगी, कब सेशन शुरू होगा, कब सेशन खत्म होगा, ये सारी जिम्मेदारी प्रेसिडेंट की होती है और वो पार्लियामेंट के सेशंस को इस तरीके से गाइड करते हैं। ठीक उसी तरीके से गवर्नर साहब जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो सेशंस होते हैं उनको समन करते हैं, प्रोरोग करते हैं और उनको वैसे ही मैनेज करते हैं जैसे प्रेसिडेंट साहब जो है पार्लियामेंट के सेशंस को मैनेज करते हैं। तो समनिंग एंड प्रोरोगिंग ऑफ द असेंबली जो है वो गवर्नर करते हैं। तो विद रिगार्ड टू स्टेट असेंबली गवर्नर साहब की वही पावर्स है जो प्रेसिडेंट साहब की पावर्स है पार्लियामेंट के मामले में। कैन इशू ऑर्डिनेंसेस, आपको पता है हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब प्रेसिडेंट साहब ये देखते हैं
कि पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और किसी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर के ऊपर किसी कानून को बनाने की जरूरत पड़ रही है, तो ऐसे में वो ऑर्डिनेंस बना सकते हैं, वो कानून खुद बना सकते हैं। और जब पार्लियामेंट लगेगी तो पार्लियामेंट उसको अप्रूव कर देगी, और अगर पार्लियामेंट उसको अप्रूव नहीं करती है तो फिर वो लॉ जो है वो कोलैप्स हो जाता है, वो लॉ खत्म हो जाता है, रिपील हो जाता है वो लॉ। तो गवर्नर जो है स्टेट के अंदर भी ये काम कर सकता है। तो जो जिस मामले में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कानून बना सकती है, लेकिन अभी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हाउस में नहीं है, उसका सेशन नहीं चल रहा है, तो ऐसे टाइम में जो गवर्नर साहब है वो क्या कर सकते हैं, वो अपने आप से ऑर्डिनेंस ला सकते हैं और कानून को बना सकते हैं। और जैसे ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दोबारा फिर रिकन्वीन होगी तो वो उसको अप्रूव कर सकती है। तो जो पावर प्रेसिडेंट साहब की है ऑर्डिनेंसेस के मामले में, वही पावर गवर्नर साहब की है ऑर्डिनेंसेस के मामले में। नेक्स्ट, जैसे प्रेसिडेंट जो है वो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया को मैनेज करते हैं, उसी प्रकार से जो गवर्नर हैं वो कंटिजेंसी फंड ऑफ द स्टेट को मैनेज करते हैं। अगर स्टेट में कोई इमरजेंसी आ जाती है तो कंटिजेंसी फंड से बगैर असेंबली की परमिशन के कुछ पैसा निकाला जा सकता है। तो वो किसके अंडर है, वो गवर्नर साहब के अंडर है। गवर्नर के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन आती है स्टेट गवर्नमेंट में, वो आती है चीफ मिनिस्टर की। ये है एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अब यहां पर छोटी सी गलती है, गलती को हम लोग सुधार लेते हैं। ये है रियल एग्जीक्यूटिव हेड। एग्जीक्यूटिव हेड एक्चुअली में गवर्नर साहब है, लेकिन रियल पावर जो है वो चीफ मिनिस्टर की है, क्योंकि गवर्नर साहब भी बगैर चीफ मिनिस्टर से पूछे बहुत सारे काम ऐसे हैं जो नहीं कर सकते। गवर्नर साहब खुद कुछ नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट हैं, एजेंट की तरह हैं। हम डायरेक्टली एजेंट तो नहीं बोल सकते, रिप्रेजेंटेटिव है। तो ऐसा हो सकता है कि गवर्नर साहब चीफ मिनिस्टर के किसी काम में टांग अड़ा सकते हैं, लेकिन गवर्नर साहब चीफ मिनिस्टर से अपनी मर्जी से कोई काम करवा नहीं सकते। तो रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कौन है, वो है चीफ मिनिस्टर। तो जो चीफ मिनिस्टर है कॉन्स्टिट्यूशनली ही इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड ही इज यूजुअली द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो इलेक्शंस होते हैं उसके अंदर जो जीतने वाली पार्टी होती है उसके जो हेड होते हैं वही बनते हैं चीफ मिनिस्टर। इनके फंक्शंस क्या हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ये हेड होते हैं, लीडर होते हैं। स्टेट की पॉलिसीज और कानून को इंप्लीमेंट करना इनकी जिम्मेदारी होती है। ये रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को नेशनल लेवल पर, और बाकी कंट्रीज के अंदर भी अगर वो जाते हैं तो अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। और वो कम्युनिकेट करते हैं गवर्नर को एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट के अंदर चल रही है। गवर्नर जो एग्जीक्यूटिव हेड है उनको वो सारी बात बताते हैं, और एक तरह से चैनल का काम करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और गवर्नर के बीच में। वो कम्युनिकेशन का भी काम करते हैं, वर्क्स एज द कम्युनिकेटर बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द गवर्नर इन द स्टेट। उसके बाद जो अगली पोजीशन आती है बहुत इंपॉर्टेंट चीफ मिनिस्टर के बाद, वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, द टीम। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ही पार्ट होते हैं चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर, लेकिन वो टीम के लीडर की तरह है, हेड की तरह है, उनको कोई स्पेशल पावर्स नहीं मिली हुई है। चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर को कोई स्पेशल पावर्स नहीं मिलती है, लेकिन वो अपनी टीम के हेड कहलाते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वो टीम है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर्स भी इंक्लूडेड है, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट भी इंक्लूडेड है, और डेप्यूटी मिनिस्टर्स भी इंक्लूडेड है। अध्यक्ष कौन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, चीफ मिनिस्टर जो है वो हेड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। अलग अलग डिपार्टमेंट्स को होल्ड करते हैं, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर। ये सारे पोर्टफोलियोज जो है स्टेट गवर्नमेंट में भी होते हैं, और उस हिसाब से जो मिनिस्टर्स हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वो अपने अपने डिपार्टमेंट्स को अंडरटेक करते हैं। रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी लाइज विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है। रियल एग्जीक्यूटिव हेड कौन है, चीफ मिनिस्टर। एग्जीक्यूटिव हेड, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड, गवर्नर। रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, अथॉरिटी मतलब कि मिलकर काम करने की अथॉरिटी किसके पास है, वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास। फंक्शंस क्या है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के,
स्टेट के अंदर गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना, सीएम साहब को एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हेल्प करना, असिस्ट करना, और अकाउंटेबल बनाना अपने आप को स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर। हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो, मान लीजिए हरियाणा है, हरियाणा के अंदर स्टेट असेंबली की 90 सीटें हैं, 90 के अंदर से 10 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्लस सीएम है, और बचे हुए 80 लोग जो हैं वो केवल लेजिस्लेचर का हिस्सा है, द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। तो ऐसे में ये जो 80 लोग हैं, मान लीजिए इन 80 में से 40 लोग जो हैं ये ऑपोजिशन पार्टी के हैं, तो ये 40 लोग जो हैं ये इन 10 लोगों से सवाल जवाब कर सकते हैं। वैसे तो 80 के 80 सवाल जवाब कर सकते हैं 10 लोगों से और पूछ सकते हैं कि क्या गलत चल रहा है, क्या सही चल रहा है, लेकिन अपनी पार्टी वाले थोड़ी पूछेंगे। अब मोदी जी से उनके बीजेपी वाले थोड़ी सवाल पूछेंगे, या फिर नायब सैनी साहब से उनकी पार्टी के बंदे सवाल तो नहीं पूछेंगे, लेकिन ऑपोजिशन वाले सवाल जरूर पूछेंगे। तो इस तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर जो अकाउंटेबिलिटी है वो किसकी है? वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। तो दीज पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर। नेक्स्ट आता है, ये हो गया एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज, स्टेट्स के अंदर जो गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नेक्स्ट आता है स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर का क्या मतलब कि स्टेट के कानून को बनाने की प्रक्रिया वो किसके द्वारा की जाती है? उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हाउस आता है हमारे पास स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। सबसे इंपॉर्टेंट हाउस कौन सा आता है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। हर स्टेट के अंदर हमारे यहां पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, जिसको हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली भी बोलते हैं, और इसके मेंबर को हम लोग एमएलए या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी बोलते हैं। हिंदी में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को विधानसभा बुलाया जाता है, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर को, एमएलए को, विधायक साहब बुलाते हैं। हमारे देश में विधायक जी बड़े चर्चित हैं, पॉपुलर हैं। तो विधायक साहब, विधायक जी कौन होते हैं? जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में जाकर अपने लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टेट लेजिस्लेटिव हाउस। क्या किसी स्टेट में केवल एक ही हाउस होता है? सेंटर में तो 2 हाउस है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, लेकिन क्या स्टेट में एक ही हाउस होता है? तो इसका जवाब यह है, ज्यादातर स्टेट में एक ही हाउस है, लेकिन भारत में कुल 6 ऐसी स्टेट्स हैं जिसमें 2 हाउसेस हैं। हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अगर 2 हाउसेस हैं तो स्टेट लेजिस्लेचर जो है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, उसको लोअर हाउस माना जाएगा। अदरवाइज ये कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि ये लोअर है या ये अपर हाउस है। अगर एक ही हाउस है तो अपर और लोअर का मतलब ही नहीं है, लेकिन अगर 2 हाउसेस हैं तो जो असेंबली है उसको लोअर हाउस माना जाता है। जैसे लोकसभा को लोअर हाउस माना जाता है, वैसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को भी लोअर हाउस माना जाता है। लेकिन केवल 6 स्टेट्स में यह संभव है, क्योंकि केवल 6 स्टेट्स में ही लेजिस्लेटिव काउंसिल्स अवेलेबल हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर को एमएलए बुलाया जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और ये डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। जैसे लोकसभा के मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, वैसे एमएलए डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं बाय द पीपल फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंसीज थ्रू एफपीटीपी सिस्टम। एफपीटीपी सिस्टम के द्वारा, यानी डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा किसी स्टेट को, जैसे अभी हमने हरियाणा के 90 सीटों की बात की थी, तो यानी हरियाणा स्टेट को 90 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, और हर पार्ट से एक एक व्यक्ति को चुनकर असेंबली में भेजा गया, विधायक बनाकर भेजा गया। तो वो कैसे सिलेक्शन होता है? वो एफपीटीपी सिस्टम के द्वारा सिलेक्शन किया जाता है। तो इलेक्शन जो है स्टेट असेंबली में वो कौन कंडक्ट करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो कंडक्ट करता है। और हमारे देश में प्रोविजन है सीट रिजर्वेशन का एससीज और एसटीज के लिए। कुछ सीटें एससीज और एसटीज के लिए रिजर्व, जैसे लोकसभा में होती हैं, वैसे यहां पर भी रिजर्व की जाती हैं। एक और प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ था कि अगर गवर्नर को लगता है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो एक व्यक्ति को, एक पर्सन को जो है वो नॉमिनेट कर सकते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन अब ये प्रोविजन खत्म हो चुका है 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद से। अब ये प्रोविजन नहीं रहा, और गवर्नर को कोई जरूरत नहीं है कि वो किसी व्यक्ति को
स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनाए। टर्म 5 साल की होती है, एमएलए की टर्म 5 साल की होती है, और वही टर्म जो है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की भी होती है। फंक्शनिंग और पावर्स जो है बिल्कुल लोकसभा की तरह होती है लेजिस्लेटिव असेंबली की, और प्रिसाइड किया जाता है, जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज की मीटिंग होती है इसको प्रिसाइड करते हैं स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। ये दोनों जो है मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा चुने जाते हैं। तो ऑब्वियसली ज्यादातर ऐसा ही होता है कि जो मेजोरिटी की सरकार होती है, जो मेजोरिटी होती है, सरकार जो लोग बनाते हैं, क्योंकि उनके पास मेजोरिटी है तो इसलिए उनका ही बंदा नॉर्मली स्पीकर जो है वो बनता है। फंक्शंस की अगर हम बात करें कि असेंबली का जो फंक्शंस है वो क्या है, तो ये कानून बनाते हैं स्टेट के लिए, बजट और फाइनेंशियल मैटर्स को कंट्रोल करते हैं। जैसे लोकसभा की पावर्स यूनियन मनी बिल्स को लेकर थी, ठीक उसी प्रकार से लेजिस्लेटिव असेंबली की पावर्स हैं स्टेट मनी बिल्स को लेकर। तो स्टेट मनी बिल्स को पास करने की जिम्मेदारी केवल और केवल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की है। हमने अभी डिस्कस किया कि भारत में कुल 6 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। अगर वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई बिल पास नहीं होता तो क्या ज्वाइंट सिटिंग से उस बिल को पास किया जा सकता है? जैसे लोकसभा और राज्यसभा के केस में ज्वाइंट सिटिंग्स अलाउड होती हैं, क्या वैसा लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली के केस में भी ज्वाइंट सिटिंग अलाउड है? तो इसका जवाब है नहीं। ज्वाइंट सिटिंग जो है लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के केस में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो देयर इज नो प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, इट होल्ड्स द गवर्नमेंट अकाउंटेबल थ्रू डिबेट्स, मोशंस एंड क्वेश्चन आवर्स। ठीक वैसे जैसे लोकसभा या पार्लियामेंट के अंदर डिबेट होती है, क्वेश्चन आवर होता है, मोशंस पास किए जाते हैं, तो ठीक उसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट को भी अकाउंटेबल बनाया जाता है इन सब चीजों के द्वारा। नेक्स्ट आता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। हमने अभी डिस्कस किया कि भारत में 6 स्टेट्स कुल ऐसी हैं जिसके अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, विधान परिषद है। एक्चुअली में ये जो स्टेट्स हैं जिनमें विधान परिषद है, ये बहुत बड़ी स्टेट है। तो ऐसे में हमें लगता है कि क्यों ना इन स्टेट्स के अंदर किसी बिल को लाने से पहले उसके ऊपर चर्चा जो है हर एंगल से कर ली जाए, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा है। तो रिप्रेजेंटेशन के अंदर या बिल्स के लेके आने में या एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली को थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, थोड़ा उनका फायदा हो जाएगा, थोड़ा लोगों का फायदा हो जाएगा। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि ज्यादा समझदारी से उन स्टेट्स को मैनेज किया जा सके जो स्टेट्स बड़ी हैं। तो इसीलिए जिन स्टेट्स के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को अपर हाउस माना जाता है। ये जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, ये चेयरपर्सन के द्वारा प्रिसाइड की जाती हैं, और चेयरपर्सन का चुनाव जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स आपस में चुनकर ही करते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को किसी स्टेट में बनाने की क्या प्रक्रिया है? अगर उस स्टेट का स्टेट लेजिस्लेचर SLA, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास कर दे कि हमारे को स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहिए, और पार्लियामेंट भी इस चीज को अप्रूवल दे दे, तो फिर उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को एस्टैब्लिश कर दिया जाता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट कहे कि हमें एक लेजिस्लेटिव काउंसिल का हाउस और चाहिए, और पार्लियामेंट भी उस चीज को एग्री कर जाए, तो वहां पर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को एस्टैब्लिश किया जा सकता है। एक स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स कितनी हो सकती हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स हो सकती है 1/3 ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, बट इन नो केस लेस देन 40। इसका मतलब अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर 210 MLAs हैं, तो ज्यादा से ज्यादा जो सीटें हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की, वो कितनी हो सकती हैं? वो हो सकती हैं 70। और कम से कम कितनी होनी चाहिए? कम से कम होनी चाहिए 40। तो यानी 40 से 70 के बीच में लेजिस्लेटिव काउंसिल की सीट्स को निर्धारित किया जा सकता है। जो इलेक्शन और सिलेक्शन का प्रोसेस है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का, वो थोड़ा सा यूनिक है, उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसे सेंटर के अंदर राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, उसी प्रकार से स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी एक परमानेंट हाउस है। और 1/3 मेंबर्स जो हैं
हर दूसरे साल में रिटायर हो जाते हैं, इसीलिए ये एक परमानेंट हाउस है। हर 2 साल बाद 1/3 मेंबर्स, जैसे राज्यसभा में होता है, छोड़कर चले जाते हैं, नए 1/3 आ जाते हैं, फिर 2 साल बाद 1/3 और छोड़ते हैं, फिर नए आ जाते हैं। तो इस तरीके से हाउस की परमानेंस बनी रहती है। गवर्नर जो है, जो अपने हिस्से की अपॉइंटमेंट्स होती हैं, गवर्नर उसके अंदर डिस्टिंग्विश्ड पर्संस को लिटरेचर के फील्ड से, साइंस के फील्ड से, आर्ट के फील्ड से, कोऑपरेटिव मूवमेंट और सोशल सर्विस के फील्ड से मेंबर्स को अपॉइंट कर सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर इन फील्ड्स के एक्सपर्ट्स को गवर्नर अपॉइंट करते हैं, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इन फील्ड्स के एक्सपर्ट्स का रोल रहे। ये हमारे को गाइड करते रहे कि हम लोग कौन सा कानून कैसे लेकर आए। तो गवर्नर जो है इन डिस्टिंग्विश्ड पर्संस को जो है नॉमिनेट कर सकते हैं। भारत में 6 स्टेट्स के अंदर ये एग्जिस्ट करता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। कौन कौन सी? आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। अगर आप ध्यान से देखें तो ये स्टेट्स काफी बड़ी स्टेट्स हैं। तो इन स्टेट्स के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को इंक्लूड किया गया है। मेंबर्स जो हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के, वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। जैसे राज्यसभा के मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं और लोकसभा के डायरेक्ट, ठीक उसी प्रकार से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, लेकिन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। 1/3 मेंबर्स को तो इलेक्ट करते हैं एमएलएस, यानी कि यूपी के अंदर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी हुई है उसमें 1/3 मेंबर्स को वहां के एमएलएस इलेक्ट करेंगे, 1/3 मेंबर्स को यूपी की म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत के लोग इलेक्ट करेंगे। 1/6 1/6 जो मेंबर्स है, नंबर डिवाइडेड बाय 6 जितने मेंबर्स है, वो इलेक्टेड होंगे गवर्नर के द्वारा। आर्ट, लिटरेचर, साइंस एक्सेट्रा, ये जो फील्ड्स ऊपर लिखेंगे, इन फील्ड से रिलेटेड लोग गवर्नर जो है उसके अंदर लेकर आएंगे। 1/12 लोग जो हैं वो उस स्टेट के अंदर जो जो ग्रेजुएट्स हैं वो इलेक्ट करते हैं, वो नॉमिनेट करते हैं। और 1/12 जो हैं उस पर्टिकुलर स्टेट में जो टीचर्स हैं वो इलेक्ट करती हैं। तो यानी आप देखिए कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को एमएलएस भी इलेक्ट कर रहे हैं, लोकल बॉडीज भी इलेक्ट कर रही हैं, गवर्नर भी इलेक्ट कर रहे हैं, टीचर्स भी इलेक्ट कर रहे हैं, ग्रेजुएट्स भी इलेक्ट कर रहे हैं। यानी कि एक बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी हमारे को देखने को मिलती है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के इलेक्शंस के अंदर। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स केवल 6 स्टेट्स में है और वो अलग अलग तरीके से ये लोग इनडायरेक्टली इलेक्ट होके आते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की कोई बहुत ज्यादा ताकतें नहीं है। ये सोचा भी जा सकता है, क्यों? क्योंकि अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल को आप ताकतवर बना देंगे तो फिर उसे हर स्टेट में रखना आपकी मजबूरी हो जाएगी। आप उसे हर स्टेट में रखेंगे, लेकिन यहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल की केवल एक ही बात है, वो केवल डेलिब्रेटिव पर्पस के लिए, सोचने के लिए, थिंक टैंक की तरह काम करता है। इसलिए लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो फंक्शंस हैं बहुत लिमिटेड है। कौन कौन से फंक्शंस है? फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या क्या फंक्शंस है? पहला है रिव्यूज द लॉज पास बाय द असेंबली। असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली कोई लॉ पास कर देती है तो उसको रिव्यू करना इनकी जिम्मेदारी है। बट दे कैन नॉट ब्लॉक बिल्स परमानेंटली बट डिले देम। कुछ ज्यादा नहीं मिला तो बिल को 14-15 दिन के लिए डिले कर सकते हैं, उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। और प्लेज एन एडवाइजरी रोल इन द लेजिस्लेशन। कानून बनाने की प्रक्रिया के अंदर वो अपना थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। थोड़ा ज्यादा समय जो है लेजिस्लेटिव असेंबली को मिल जाएगा, क्योंकि स्टेट बड़ी है और काम करने में, और दिमाग का काम जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के लोग जो क्योंकि एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं तो वो कर सकते हैं। तो इसलिए वो एक रोल प्ले कर सकते हैं एडवाइस करने में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को। तो इस तरीके से स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, विधान परिषद जो है, वो भी एक रोल प्ले करता है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया के बारे में, कि भारत में जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो कैसे काम करती हैं। आपको अगर इसके बारे में कोई डिस्कशन करनी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।